स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी में। तो दोस्तों आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही आवश्यक है, जो कि पूछता है। इसमें से प्रत्येक ईयर्स आपके चैप्टर से पूछता है। इस चैप्टर है आपका जो मॉडर्न फिजिक्स में दिया है, नाभिक चैप्टर एक है आपका न्यूक्लियस। उसमें से आपके एग्जाम में प्रतिवर्ष बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका मैं आज ऑब्जेक्टिव बताऊंगी, जितने इसके भी ऑब्जेक्टिव है उन सभी को। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए मिलते हैं, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट प्रश्न क्या है, चैप्टर का नाम है आपका नाभिक, नाम है चैप्टर का। फर्स्ट प्रश्न है विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र निम्न में से किसे त्वरित नहीं करता है। विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र निम्न में से किसे त्वरित नहीं करता है बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन को त्वरित नहीं करता है। जो न्यूट्रॉन होता है, आप जानते हैं कि न्यूट्रॉन क्या आवेशहीन होता है, तो आवेशहीन को त्वरित वह नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एक रेडियो समस्थानिक की अर्ध आयु 5 वर्ष है। प्रत्येक वर्षों में क्षय होने वाले पदार्थ का अंश होगा, कितना होगा बताना है। कि एक रेडियो समस्थानिक की अर्ध आयु 5 वर्ष है, तो 15 वर्षों में क्षय होने वाले पदार्थ का अंश बताना है। इसका अर्ध आयु आप जानते हैं, अर्ध आयु हाफ टी इक्वल कितना होता है कि 0.693 बाई लेमडा होता है। आप अर्ध आयु की जानते होंगे उसका सूत्र, तो उस पर निकालना है। तो कि 15 वर्ष के बाद क्षय होने वाले पदार्थ का अंश बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1/8 होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा 1/8। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित युग्मों में कौन समभारिक युग्म है बताना। इसमें समभारिक युग्म में कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जिसका परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है। परमाणु संख्या अलग अलग हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान संख्या बराबर हो, उसे समभारिक बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कि जो फास्फोरस दिया है इसका परमाणु संख्या 15 और द्रव्यमान 30 दिया गया है, और सिलिकॉन है इसका परमाणु संख्या 14 और इसका भी द्रव्यमान 30 है, यानी इक्वल है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा कि फास्फोरस और सिलिकॉन जो है आपका समभारिक तत्व हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, नाभिकीय घनत्व का क्रम होता है। नाभिकीय घनत्व का क्रम यानी इसका नाभिकीय घनत्व का क्रम क्या होता है बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा 10 की पावर और 17 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 10 की पावर 17 किलोग्राम यानी किलोग्राम प्रति मीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, नाभिकीय घनत्व का क्रम होता है। नेक्स्ट है नाभिकीय घनत्व की कोटि बताना है आपको। केजी प्रति मीटर क्यूब में नाभिकीय घनत्व की कोटि कितना होता है। तो अभी तो वही प्रश्न था, ऊपर 10 की पावर 17 होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, नाभिकीय प्रतिक्रिया में अपूर्ण पद है बताना है। यहाँ जो अभिक्रिया दिया गया है तो इसमें अपूर्ण पद क्या है, क्या प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूट्रॉन है। यहाँ पर जो आपका अपूर्ण पद है नहीं दिया गया है वो आपका न्यूट्रॉन है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, रेडियो सक्रिय पदार्थ यानी अर्ध आयु दिया गया है 2 घंटा। रेडियो सक्रिय पदार्थ का 32 ग्राम 10 घंटे में कितना क्षय होगा। तो इसका भी आप सूत्र पर निकालिएगा। तो इसका राइट आंसर आएगा 31 ग्राम आपका क्षय होगा, 31 ग्राम। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, गामा किरण की उच्च वेधन शक्ति का कारण है। आप जानते हैं गामा किरण की वेधन शक्ति क्या उच्च होती है, 1000 कुछ मतलब होता है। तो इसका कारण बताना है, रीजन क्या है कि इतना इसका वेधन शक्ति होता है। तो इसका रीजन है कि इसका जो तरंगदैर्घ्य होता है वह सबसे कम होता है अन्य किरणों की अपेक्षा, इसलिए इसका वेधन क्षमता अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर नेक्स्ट है आपका प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का है बताना। इसमें विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का कौन है, क्या अल्फा किरण है, बीटा किरण है या गामा किरण। तो गामा किरण होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, गामा किरण है। नेक्स्ट है, गामा किरणों को होता है, गामा किरणों में क्या होता है बताना है। तो गामा किरणों में होता है शून्य आवेश होता है और शून्य द्रव्यमान भी होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा, शून्य आवेश और शून्य द्रव्यमान होता है गामा किरण में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में
किसका तरंगदैर्घ्य सबसे छोटा होता है? जो दिया गया ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग बताना है कि चुंबकीय, इसका जो चुंबकीय तरंग दिया गया है इसमें से तरंगदैर्घ्य किसका सबसे छोटा होता है बताना है। ऑप्शन है अवरक्त किरणें, दृश्य प्रकाश किरणें, गामा किरणें या रेडियो तरंगें। तो गामा किरणों का जो तरंगदैर्घ्य होता है सबसे छोटा होता है, इसी कारण से तो इसका वेधन क्षमता सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी रेड हुआ, गामा किरणों का होता है तरंगदैर्घ्य सबसे छोटा। नेक्स्ट है, जब कोई रेडियो सक्रिय तत्व अल्फा कण उत्सर्जित करता है तो उसका द्रव्यमान संख्या होता है क्या? बढ़ता है, घटता है या क्या होता है बताना है। तो देखिए, जब कोई रेडियो सक्रिय तत्व अल्फा कण उत्सर्जित करता है तो उसका जो द्रव्यमान संख्या होता है वह घटती है, लेकिन इसकी जो परमाणु संख्या होती है वो भी इसके साथ साथ भी घटती है, यानी द्रव्यमान संख्या परमाणु संख्या दोनों घटती है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, बीटा किरणें विक्षेपित होती है। बीटा किरणें विक्षेपित किधर होती है? तो बीटा किरणें जो होती है वह चुंबकीय और विद्युतीय दोनों क्षेत्रों में विक्षेपित होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा कि चुंबकीय और विद्युतीय दोनों क्षेत्र में विक्षेपित होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता महत्तम है? तो आप जानते हैं भेदन क्षमता गामा किरण का होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट है, बीटा किरणें तेजी से चलने वाले होते हैं, बताना है कौन से बीटा किरणें हैं जो कि तेजी से चलते हैं। तो आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन जो है सबसे तेज चलता है, ऋणावेशित होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है, एक रेडियो समस्थानिक की अर्धायु 5 वर्ष है। 15 वर्षों में क्षय होने वाले पदार्थों के परमाणुओं का अंश कितना होगा? तो इसका राइट आंसर होगा, आप उसे सूत्र पर निकालिएगा कि जो अर्धायु हाफ टी बराबर होता है आपका 0.693 बाई आपका टी हो जाता है, तो उस पर आप निकाल, टी नहीं लेमटा होता है, तो उस सूत्र पर आप निकालिएगा तो आपका आएगा 7/8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी रेड होगा, 7/8। फिर देखिए नेक्स्ट है, रेडियो न्यूक्लिक के अपक्षय नियतांक के व्युत्क्रम को कहा जाता है। रेडियो न्यूक्लाइड के अपक्षय नियतांक के उसके उल्टा को हम क्या बोलते हैं बताना है। तो उसके उल्टा को हम बोलते हैं औसत आयु। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, औसत आयु बोलते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न है, रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु है, बताना इसमें रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु क्या है। तो आपका राइट आंसर होगा 0.693 वॉट/लैम्डा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, एक रेडियो सक्रिय पदार्थ की औसत आयु 100 वर्ष है, तो उसकी अर्ध आयु बताना है। औसत आयु 100 वर्ष है तो अर्ध आयु बताना है कितना होगा। तो अर्ध आयु आपका हो जाएगा 69.3 वर्ष। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, 69.3 वर्ष हो जाएगा अर्ध आयु। फिर देखिए अगला प्रश्न है, फ्रोंसिल के उम्र की गणना की जाती है। फ्रोंसिल के उम्र की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो कार्बन डेटिंग के द्वारा की जाती है। कार्बन डेटिंग जिसमें जितने भी जीवाश्म ईंधन जो होते हैं उनकी जो उम्र की पता निकाला जाता है। फ्रोंसिल यानी यहाँ पर दिया गया है जीवाश्म ईंधन, या आपका अंग्रेजी वर्ड है फ्रोंसिल। इसका अर्थ हुआ कि जितने भी जीवाश्म होते हैं ना, जीवाश्म उसकी उम्र की गणना कार्बन डेटिंग के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रतिक्रिया में यूरेनियम के कितने द्रव्यमान ऊर्जा में बदल जाते हैं। देखिए प्रतिक्रिया दिया गया है तो पूछा जा रहा है इसमें जो यूरेनियम का है द्रव्यमान तो वो ऊर्जा में कितना बदल जाता है बताना है। देखिए यूरेनियम यहाँ पर दिया गया है यू, और इसका द्रव्यमान भी दिया गया है। देखिए परमाणु संख्या 92 है और द्रव्यमान 235 दिया गया है। तो इसका जो यूरेनियम का बताना है द्रव्यमान जो है ऊर्जा में कितना बदलता है यहाँ पर जो है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कि जो द्रव्यमान में बदलता है ऊर्जा, तो इसका राइट आंसर होगा 0.215 मात्रक जो है उसका द्रव्यमान ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, नाभिकीय विखंडन के आविष्कारक थे। नाभिकीय विखंडन के आविष्कारक कौन थे? एक नाभिकीय विखंडन होता है, नाभिकीय संलयन होता है जिस पर आपका हाइड्रोजन बम तैयार किया जाता है, परमाणु बम भी तैयार किया जाता है इन सभी अभिक्रियाओं के द्वारा। तो इसका आविष्कारक पूछा जा रहा है कि आविष्कारक कौन थे? तो हॉर्न तथा स्ट्रासमैन थे। देखिए हॉर्न तथा स्ट्रासमैन थे नाभिकीय विखंडन के आविष्कारक। कौन? तो हॉर्न तथा स्ट्रासमैन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, सूर्य ऊर्जा की अत्यधिक परमाणु विमुक्त करता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं। सूर्य ऊर्जा की अत्यधिक परिमाण विमुक्त करता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं संलयन। नाभिकीय संलयन आप पढ़े होंगे, संलयन बोलते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट है, नाभिकीय प्रतिक्रिया में देखिए यहाँ पर दिया गया नाभिकीय प्रतिक्रिया में इतना होता है, इसका पावर फिर 3 दिया गया है, 1 इस तरह दिया गया है। तो इसमें विमुक्त ऊर्जा लगभग है, इसमें कितना ऊर्जा विमुक्त होता है, या जो हाइड्रोजन है मिलकर हीलियम बना रहे हैं, या सूर्य के पास जो होता है अभिक्रिया वो अभिक्रिया दिया गया है। तो इसमें बताना कितना ऊर्जा इसमें से निकल रहा है।
तो इसका राइट आंसर होगा 12.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। क्या? 12.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। इतना ऊर्जा निकल रहा है इसमें से। नेक्स्ट है, यदि डेल्टा एम नाभिक का द्रव्यमान हरांश है, एम नाभिक का द्रव्यमान है तथा ए परमाणु द्रव्यमान है तो पैकिंग फ्रैक्शन बराबर होगा। बताना है तो पैकिंग फ्रैक्शन बराबर क्या होगा, दिया गया है क्या? डेल्टा एम जो है वो आपका नाभिक का द्रव्यमान है, उसमें नाभिक का द्रव्यमान हरांश है, उसके द्रव्यमान में कितना हरांश हो रहा है, कमी हो रहा है, वो दिया गया है। और 12m जो दिया गया है वो नाभिक का द्रव्यमान है और ए परमाणु द्रव्यमान है। तो पैकिंग फ्रैक्शन बराबर बताना है, उसका सूत्र क्या होगा? तो पैकिंग फ्रैक्शन बराबर होगा डेल्टा एम बाई ए। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, डेल्टा एम बाई ए होगा। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, यदि परमाणु Z इंटू ए के नाभिक का द्रव्यमान m है तो बताना है आपका। यहाँ पर देखिए यह नाभिक की क्षति आप पढ़े होंगे, नाभिक की क्षति होते हैं वह सूत्र दिया गया है। तो कितना होगा इसका सूत्र बताना है। तो सूत्र होता है इसका m लेस देन आपका दिया गया है ZMP प्लस A माइनस Z, ये आपका न्यूट्रॉन है, A माइनस Z Mn। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ये आपका सूत्र हो जाएगा नाभिक क्षति का। फिर देखिए अगला प्रश्न है, यदि I1, I2 एवं I3 क्रमशः अल्फा, बीटा तथा गामा किरणों की आयनन शक्ति हो तो इसका बताना है। आयनन शक्ति है तो इसका किस तरह से होगा, कौन ज़्यादा कौन कम होगा। तो इसका राइट आंसर होगा A1 ग्रेटर देन, A2 ग्रेटर देन, I2 ग्रेटर, I3 ग्रेटर देन। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा कि I1 ग्रेटर देन, I2 ग्रेटर देन, I3 ग्रेटर देन। इस तरह से इसका आयनन शक्ति बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है, इनमें गामा किरणों की तरंग लंबाई है। बताना है गामा किरणों की तरंग लंबाई कितना होता है। तो गामा किरणों की तरंग लंबाई होता है 0.07 एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, 0.07 एंगस्ट्रॉम होता है गामा किरण की तरंग की लंबाई। नेक्स्ट है, अल्फा कण पर आवेश होता है। अल्फा कण पर आवेश का मान जो होता है उसका बताना है। तो अल्फा कण पर आवेश होता है 9.6 इंटू 10⁻⁻10 ESU। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा कि अल्फा कण पर आवेश होता है 9.6 इंटू 10⁻10 ESU। फिर देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षय में परमाणु संख्या बढ़ जाती है। बताना है इसमें कौन ऐसी क्षय होती है जिसमें कि परमाणु संख्या जो होती है बढ़ जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा बीटा डीके में, बीटा क्षय में बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्षय में परमाणु संख्या समान रहती है। बताना है इसमें एक में तो बढ़ जाती है तो बीटा क्षय में बढ़ती है, इसमें से बताना है समान इक्वल रहती है किसमें, तो आपका गामा डीके में रहती है, यानी गामा क्षय में उसकी जो परमाणु संख्या रहती है समान रहती है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, रेडियो सक्रियता की इकाई है। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या होती है। तो रेडियो सक्रियता की इकाई होती है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है रेडियो सक्रियता की इकाई होता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्या? तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट MEV। फिर देखिए अगला प्रश्न है, न्यूक्लियर घनत्व का क्रम होता है। न्यूक्लियर घनत्व का क्रम क्या होता है, यानी न्यूक्लियर का घनत्व जो होता है 10⁻17 होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, किसी तत्व के दो समस्थानिकों के नाभिकों में अवश्य है। क्या होगा? किसी तत्व के दो समस्थानिक के नाभिक में अवश्य, यानी आवश्यक रूप से क्या उसमें होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा प्रोटॉनों की संख्या समान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा कि प्रोटॉनों की संख्या समान होना चाहिए। नेक्स्ट है, जब एक रेडियो सक्रिय परमाणु बीटा कण उत्सर्जित करता है तब इसका परमाणु भार क्या होगा, क्या बदलेगा या नहीं बदलेगा, तो बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर होगा कि जब एक रेडियो सक्रिय परमाणु बीटा कण उत्सर्जित करता है तो इसका परमाणु भार जो होता है नहीं बदलता है, वह नो चेंज होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, नहीं बदलता है। अगला प्रश्न है, अस्थायी नाभिकों के NYZ का मान होता है। अस्थायी नाभिकों के NYZ का मान बताना है कितना होता है। तो उसका मान होता है 1 से लेकर 1.6 तक होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, 1 से 1.6 तक होता है। नेक्स्ट है, क्षय गुणांक की एसआई मात्रक क्या होता है। क्षय गुणांक की एसआई मात्रक होता है हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर ए राइट हुआ, हर्ट्ज मात्रक होता है क्षय गुणांक का एसआई मात्रक। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यह हर्ट्ज आपका सेंट्रल एग्जाम में पूछ चुका है। ऑप्शन नंबर ए राइट हुआ हर्ट्ज। अगला प्रश्न है, जीवाश्म की आयु पता की जाती है। तो आपको मालूम होगा कार्बन डेटिंग से की जाती है, यानी कार्बन 14 जो आप पढ़े होंगे समस्थानिक उससे की जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हुआ कार्बन डेटिंग से। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा का स्रोत है। तो सौर ऊर्जा का स्रोत होता है न्यूक्लियर संयंत्र। ऑप्शन नंबर बी राइट का न्यूक्लियर संयंत्र।
फिर देखिए अगला प्रश्न है, प्रथम नाभिकीय अभिक्रिया किसके द्वारा की गई? प्रथम नाभिकीय अभिक्रिया जो कराया गया था वह किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, एक तत्व दिया गया है, यहाँ पर x दिया गया है, इसका परमाणु संख्या 84 और द्रव्यमान संख्या 202 है, का एक नाभिक पहले एक अल्फा कण तथा फिर एक बीटा कण उत्सर्जित करता है, तो परिणामी नाभिक की परमाणु संख्या क्या होगी? तो इसकी राइट आंसर होगा, इसका परिणामी नाभिक की परमाणु संख्या पूछा जा रहा है तो 83 होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, 83 इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, एक रेडियोधर्मी नाभिक की अर्ध आयु 20 घंटा है, तो 40 घंटे बाद रेडियोधर्मी कितनी गुनी पाई जाएगी? बताना है, 40 घंटे बाद इसका निकालना है, तो इसका राइट आंसर होगा 1/4। आप सूत्र पर निकाल सकते हैं, 1/4 होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, दिया गया यहाँ पर थोरियम दिया गया है, इसका परमाणु संख्या 90 है और द्रव्यमान संख्या 230 है, कि एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या बताना है, तो 230 में से 90 घटाइए 140 आएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, यानी A-Z होता है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन आवेश रहित है? आवेश रहित होता है फोटान कण। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, फोटान कण आवेश रहित है। नेक्स्ट है, जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण की आधी हो जाती है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं अर्ध आयु। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, द्रव्यमान ऊर्जा के समतुल्य है, सही संबंध है, यानी बताना है जो आइंस्टीन आपका नियम देते E = mc² वही होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, या आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने दिया था नियम। फिर देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय प्रकृति की नहीं है? बताना है इसमें से विद्युत चुंबकीय प्रकृति की कौन नहीं है? तो बीटा किरण नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट है, नाभिकों के मिलने और नए नाभिक के बढ़ने और ऊर्जा के विमुक्त होने की घटना को क्या बोलते हैं? यानी छोटे छोटे दो नाभिक मिलते हैं और फिर नया नाभिक बनता है और ऊर्जा उसमें से निकलता है, इस घटना को हम बोलते हैं नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे अस्थायी कौन है? बताना इसमें से अस्थायी कौन है? तो आपका यह लोहा सबसे अस्थायी होगा, Fe। फिर देखिए अगला प्रश्न है, प्रतिन्यूक्लियन द्रव्यमान क्षति को कहा जाता है। प्रतिन्यूक्लियन द्रव्यमान क्षति को क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं हम पैकिंग फ्रिक्शन। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तो फ्रेंड्स, आप इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।